Hello friends, my dear CSC aspirants, those people who are preparing for CSC यानी यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए आज मैं ये लेक्चर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे लेके आ रहा हूँ आपके लिए फ्रेंड्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब इस चैनल्स को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें और सबके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे स्टेट जुडिशियल सिस्टम को कि जुडिशियल सिस्टम कैसे वर्क करता है और कैसे जस्टिस प्रोवाइड करता है सिटीजन्स ऑफ द कंट्री को या सिटीजन्स ऑफ द स्टेट को। तो इसके बाद आज का हमारा टॉपिक रहेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है? डेमोक्रेसी का एक पार्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो ग्रास रूट लेवल तक गवर्नेंस करने और लोगों को फैसिलिटेट करने का सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार जो लोगों के लिए काम करती है और लोगों के न्याय के लिए लोगों को फैसिलिटेट प्रोवाइड करती है। सो फ्रेंड्स, तीन टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में जो है रूट्स हैं, एक यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम पंचायती राज या फिर म्यूनसिपैलिटी कहते हैं। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है? ये पंचायती राज जो होता है, जब रूरल एरियाज़ में यानी गांव में जो छोटी छोटी पंचायतें क्रिएट की जाती हैं और उनमें एक सरपंच होता है, बाकी पंच होते हैं। जो सरपंच लोग वोट कास्ट करते हैं पूरे सिस्टम के साथ, उस वोट को कास्ट करके वो विन करवाते हैं अपने लीडर्स को और वो उनका सरपंच इलेक्ट होता है। तो टर्म जो पंचायती राज की है इंडिया में, ये सिग्निफाइज करती है सिस्टम ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को। ये एस्टैब्लिश की गई थी इन ऑल स्टेट में, एस्टैब्लिश की गई है बाय द एक्ट्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। ये इंटरेस्टेड करता है रूरल डेवलपमेंट के साथ। इट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड है ये थ्रू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और म्यूनसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993। इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज जब शुरू हुआ था फ्रेंड्स, तो पंचायती राज आज से ही हमारे देश में नहीं है, ये प्राचीन भारत से यानी वैदिक सभ्यता से, वैदिक काल से ही डेमोक्रेसी, पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट इवॉल्व हुआ था तब से ही, और धीरे धीरे ये डेवलप होता गया और रूरल का डेवलपमेंट होता गया। आज से नहीं, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से देखिए, आप आर्यन सिविलाइजेशन से देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई था कंपैरेटिवली आज के डेवलपमेंट के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, ये भारत को यानी इंडिया को इस पंचायती राज की रिक्वायरमेंट्स क्या पड़ी और इसका इवोल्यूशन इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर कॉलोनाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस जनवरी 1957 में, बलवंत राय मेहता कमेटी एक बनाई और उस कमेटी जो है बलवंत राय को उसका चेयरमैन बनाया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया इस कमेटी को टू एग्जामाइन कीजिए वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1952 में शुरू हुए थे एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो 1953 में शुरू हुई थी, एंड सुजेस्ट कीजिए कि मेजर्स फॉर दियर बेटर वर्किंग, उनके लिए बेटर वर्क करने के लिए क्या मेजर हम अपनाएं। तो सरकार ने, जब गवर्नमेंट ने इस कमेटीज़ को अपॉइंट किया गया, तो इस कमेटीज़ को टाइम दिया गया और ये कहा गया कि आप एग्जामाइन कीजिए सब मैटर्स को और हमें रिपोर्ट सबमिट कीजिए। तो चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी जो थे वो बलवंत राय जी मेहता थे और कमेटी सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट जो है नवंबर 1957 में। तो रेकमेंडेड जो दी गई, रिकमेंडेशन जो दी गई थी, उनका एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन था कि डेमोक्रेसी को सेंट्रलाइज सिस्टम से बेहतर अगर करना है, अगर पूरे देश को, पूरी कंट्री को एक डेवलपमेंट प्रोसेस पे लेके जाना है, तो आपको जो डेमोक्रेसी है वो उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना होगा, यानी उस सिस्टम को ग्रास रूट लेवल तक जाना होगा, लोगों को प्रॉपर
राइट्स देने होंगे, उनकी एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनानी होगी रूरल एरियाज़ में, ताकि जितनी भी स्कीम एंड पॉलिसीज़ यूनियन गवर्नमेंट क्रिएट करती है वो स्टेट लेजिस्लेचर भी जो क्रिएट करती है और वो पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल तक लोगों तक पहुँचें। सो फ्रेंड्स, अल्टीमेटली हुआ क्या, इट केम टू नॉन एज द पंचायती राज। को जब लाया गया डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को, तो इसका अल्टीमेटली जो नाम रखा गया उसको पंचायती राज रखा गया। और स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जो थी वो बनाई गई थी कमेटीज़ के द्वारा। वो क्या है कि फर्स्ट कमेटी जो थी, इन्होंने कहा था, अपनी बलवंत राय जी मेहता ने कहा था अपनी रिकमेंडेशन में, 8 रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया था। उनमें से फर्स्ट क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट कीजिए 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को। और वो कैसे होगा? फर्स्ट ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 तरह की पंचायत बनाने का रिकमेंडेशन बलवंत राय जी मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन भारत सरकार को दिया। और ये कि विलेज लेवल पर जो आप पंचायत बनाओगे उसका नाम ग्राम पंचायत रखा जाए, और ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत होगी उसका पंचायत समिति नाम रखा जाना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला परिषद जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो क्रिएट होगा, जिसको हम आज DDC कहते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन। तो वो जो गवर्नमेंट होगी उसको जिला परिषद तक रखा जाएगा। ये 3 टायर जो गवर्नमेंट थी ये ओरिजिनली लिंक्ड करती थी थ्रू ए डिवाइस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस। सेकंड क्या है? सेकंड रिकमेंडेशन, विलेज पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए विद डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ। यानी विलेज में जो पंचायत बनाई जाएगी उसमें डायरेक्ट इलेक्शन किए जाएंगे और डायरेक्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उस पंचायत में होंगे। जब वो कोई इलेक्ट होगा, लोग अपनी चॉइस से इलेक्ट करेंगे, वोट कास्ट करेंगे, उसको इलेक्ट करेंगे, तो वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनता जाएगा। इसी तरीके से पंचायत समिति एंड जिला परिषद शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। जो जिला परिषद या फिर जो पंचायत समिति होगी ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला परिषद एंड पंचायत समिति, उनमें जो लोग, उनमें जो लीडर्स होंगे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होंगे और वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। थर्ड रिकमेंडेशंस, जितना भी प्लानिंग है, ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जितना भी है, जितना भी प्लानिंग और उन्नति की गतिविधियां हैं, वो शुड बी एंट्रस्टेड टू दिस बॉडीज। वो इन बॉडीज के द्वारा चलाई जानी चाहिए या चलाई जाएंगी। जितनी भी प्लानिंग यानी जितनी भी योजना और उन्नति की गतिविधियों पर जो काम होगा वो इन पंचायत समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति और विलेज पंचायत यानी पंचायत के थ्रू ही ये काम सर अंजाम दिया जाएगा। फोर्थ रिकमेंडेशन है, पंचायत समिति शुड बी एग्जीक्यूटेड, यानी पंचायत समिति एग्जीक्यूटेड होंगी। एग्जीक्यूटेड बॉडी क्या होंगी? एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होंगी, जबकि जिला परिषद एडवाइजरी बॉडी होंगी और कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी होंगी। मैं फिर इस पॉइंट को रिपीट करता हूं कि पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होंगी, जबकि जिला परिषद एडवाइजरी बॉडी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी का रोल प्ले करेंगी। फिफ्थ रिकमेंडेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होंगे, जिसको यहाँ पर DC कहते हैं, जो आफ्टर IAS क्वालिफाई करके जिसको अपॉइंट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एज ए डिप्टी कमिश्नर या जिला अधिकारी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम कलेक्टर्स बोलते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज में कलेक्टर्स होते हैं। कलेक्टर जो होंगे, जो कलेक्टर्स होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, वो चेयरमैन होगा, शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। आई अगेन रिपीटेड, इससे पहले डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर्स हुआ करते थे वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन हुआ करते थे,
यानी आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं शुड बी द चेयरमैन ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद के जो चेयरमैन होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे। 6 पॉइंट है, 6 रिकमेंडेशंस। There should be a genuine transfer of power and responsibility to these democratic bodies. इस डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो डेमोक्रेटिक बॉडीज होंगी उनको जेन्यून पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की जाएंगी। 7th रिकमेंडेशन दी गई थी बलवंत राय जी मेहता कमेटी ने कि जो एडवोकेट रिसोर्स हैं, प्रॉपर रिसोर्स जो हैं वो ट्रांसफर्ड होंगे इन बॉडीज को टू एनेबल देम टू डिस्चार्ज देयर फंक्शंस एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो प्रॉपर रिसोर्सेज होंगे वो इनको ट्रांसफर किए जाएंगे इन इलेक्टेड बॉडीज को, इन इलेक्टेड डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट को, ताकि उनको इस योग्य बनाए कि वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज कर सकें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट कर सकें, फुलफिल कर सकें। लास्ट रिकमेंडेशन, 8th रिकमेंडेशन बलवंत राय जी मेहता कमेटीज ने क्या दिया था कि जो सिस्टम है वो इवालू होना चाहिए या इवालू होगा और उसका इफेक्ट जो है आगे डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यूचर होगा, कि भविष्य में उसका जो डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी होना का इफेक्ट होगा भविष्य में। यानी ये सिस्टम इस तरीके से इवाल्व होगा कि भविष्य में इसका इफेक्ट दिखेगा और किस तरीके से वर्क और डेवलपमेंट हुआ है वो फिजिकली स्ट्रक्चर ग्राउंड पे दिखना शुरू हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, these are the recommendations given by the Balwant Rai Mehta committee, which the committee was appointed by the government of India to examine the working of the community development program and the national extension service in 1952 and 1953। और क्या मांगा था? They are ordered to the committee, they are appointed to the committee for suggest the measures for their better working. So these are the recommendation, 8 recommendations given by the Balwant Rai Ji Mehta committee to the government of India. ये recommendations of the committee जो थी was accepted by the Nation Development Council in January 1958। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात आपको क्लियर करूँ, जनवरी 2016 से एक अमेंडमेंट हुआ था गवर्नमेंट हमारी कंट्री में, नीति आयोग को लाया गया। उस नीति आयोग से पहले जो हमारे कंट्री में हुआ करता था एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी जिसको हम प्लानिंग कमीशन कहते थे। प्लानिंग कमीशन के बैक में एक बैकबोन हुआ करता था जिसको हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते थे। जो भी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट्स को दी जाती थी उनको रिव्यू करता था ये, और ये कमेटी एक्सेप्ट या रिजेक्ट ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का काम होता था। तो उस टाइम पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी और जनवरी 1958 में जब इन्होंने बलवंत राय जी मेहता कमेटी ने यानी एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इस कमेटी की रिकमेंडेशन को रीड आउट किया तो इनकी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर दी गई 1958 में, और काउंसिल डिड नॉट इंसिस्ट ऑन ए सिंगल रिजिड पैटर्न नहीं हुआ करती थी, एंड लेफ्ट इट टू द स्टेट्स टू इवॉल्व देयर ओन पैटर्न सुटेबल टू लोकल कंडीशंस। बट इसके जो बेसिक प्रिंसिपल थे या ब्रॉड फंडामेंटल जो थे वो थ्रू आउट द कंट्री आइडेंटिकल किए गए थे या आइडेंटिकल होने चाहिए थे। राजस्थान, इसके बाद जब इसको एक्सेप्ट किया गया तो हमारी कंट्री में सबसे पहले इसका इम्प्लीमेंटेशंस कहाँ पर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनी टाइम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, स्टेटमेंट वाइज भी या फिर कहीं JKSSB या बहुत सारे ऐसे अदर एग्जाम्स भी हैं उनमें भी ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते जाते हैं। सो फ्रेंड्स, राजस्थान was the first state to establish Panchayati Raj. The scheme was inaugurated by the Prime Minister on 2nd October 1959।
और किस डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टैब्लिश किया गया था? नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पहली पंचायती सरकार बनी थी, पहला पंचायती राज इंप्लीमेंट हुआ था। अब फ्रेंड्स, 2 अक्टूबर 1959 को ही क्यों इसको एस्टैब्लिश किया गया नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में? क्योंकि 2 अक्टूबर जो फादर ऑफ द नेशंस हैं श्री M.K. गांधी जी, उनकी जयंती होती है, और उस जयंती के पावन अवसर पर सबसे पहले हमारे देश में राजस्थान के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट में इस पंचायती राज का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। राजस्थान के बाद इसको फॉलो किया आंध्र प्रदेश, सेकंड स्टेट जहां पर ये इम्प्लीमेंट हुआ, विच आल्सो अडॉप्टेड द सिस्टम इन 1959। उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया पंचायती राज सिस्टम को, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक हल्का पंचायत हुआ करती थी, या फुल फ्लैज पंचायत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट था, वो कम्प्लीटली जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होता था, ड्यू टू द रीजन ऑफ आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस एंड टेम्परेरी प्रोविजंस was available in Jammu and Kashmir state. Now after 2019 it was abolished, and the complete डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम पंचायती यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का यहाँ आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। 3 टायर सिस्टम का, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड पंचायत विलेज लेवल की जो होती है, उनको आज तीनों टाइप से ये ग्राम पंचायत जिसको हम बोलते हैं, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द स्टेट जो थी उन्हें क्रिएट किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। मिड 60s तक बहुत सारी स्टेट ने भारत के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका था। इसके बाद यहाँ डिफरेंसेस जो था फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विद रिगार्ड टू द नंबर ऑफ टायर्स था, रिलेटिव पोजीशन ऑफ समिति एंड परिषद, देयर टेन्यूर, कंपोजिशन, फंक्शंस, फाइनेंसेस एंड सो ऑन। यहाँ पर बड़ी डिफरेंसेस थे हर स्टेट में अपने अपने। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान अगर हम लेते हैं, उन्होंने अडॉप्ट किया था 3 टायर सिस्टम को, जबकि तमिलनाडु ने अडॉप्ट किया था 2 टायर सिस्टम को, वेस्ट बंगाल ने अडॉप्ट किया था 4 टायर सिस्टम को। तो 4 टायर सिस्टम को वेस्ट बंगाल ने अडॉप्ट किया था। इसी तरीके से फर्दर अगर हम राजस्थान, आंध्र प्रदेश को देखें, उनका पैटर्न पंचायत समिति वाज पावरफुल था, was very powerful as the block was the unit of planning and development, while अगर हम महाराष्ट्र और गुजरात को देखें, उनका पैटर्न जिला परिषद था जो बहुत पावरफुल था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और वो यूनिट था प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का। कुछ स्टेट्स ने भी एस्टैब्लिश किया था न्याय पंचायत को भी, एक छोटा सा कोर्ट होता है जिसको हम ट्राइब्यूनल भी कहते हैं, न्याय पंचायत को, जहां छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को सॉल्व किए जाते हैं और वहीं पर ही उनकी जजमेंट दी जाती है, लोगों को न्याय दिया जाता है। बड़े बड़े कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उस डिसीजन को, उस मैटर्स को ना पहुंचाया जाए, ताकि बर्डन ऑफ जो जुडिशरी है वो थोड़ा रिड्यूस होता जाए और न्याय पंचायत ही उसको सॉल्व करे, उनको रिजॉल्व करे। तो ये जुडिशरी पंचायत हुआ करती थी जो ट्राई पैटी सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को देखा करती है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट का 2 टायर से, 3 टायर के 4 टायर, ये हर अलग अलग आपको मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नरसिम्हा राव गवर्नमेंट उस समय हुआ करती थी 90s के एरा में, और कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस वाज द रूलिंग पार्टी विच वाज गवर्निंग द governance in the country. So under the prime minister of P.V. Narasimha Rao, former prime minister of India, once again considered the matter of the constitutionalizations of panchayati raj bodies, और ये drastically modified हुआ proposal in this regard to delete the controversial aspects and introduce the constitutional amendment bill in Lok Sabha। सितंबर में लाया गया 1991 में, और ये बिल फाइनली एमर्ज्ड हुआ एज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और इसको फोर्स में लाया गया 24 जनवरी 1993 में।
सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 का जो था, ये बहुत इम्पोर्टेंट एसेंशियल एक फैक्टर बन गया, एक मॉडिफाइड, एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट का गांव तक, ग्रामीण एरिया तक पहुंचाने का जो सरकार ने काम किया, बहुत ही अप्रिशिएटेबल रहा और सक्सेसफुल रहा। बट इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी लाने की, तो ये एक्ट ऐड किया गया एक न्यू पार्ट में 11, तब तक 10 पार्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करते थे। और जब ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ तो पार्ट 9th पार्ट जो था 9th सॉरी 8 ही पार्ट हुआ करते थे, तो 8 पार्ट के बाद 9 पार्ट जो डेवलप हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट रखा गया 9th पार्ट में, और इट इज एंटाइटल्ड एज द पंचायत एंड कंसिस्ट्स ऑफ प्रोविजंस फ्रॉम किस आर्टिकल से, आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243 ओ के बाद पी आता है, बट उसे नहीं, सिर्फ आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक इसको रखा गया। ये सारा जितना भी आर्टिकल 243 ए बी सी डी जितने भी आते हैं ओ तक, ये सब पंचायती राज इनमें रखा गया। लार्जेस्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको लार्जेस्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो ये लार्जेस्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 243 पंचायती राज सिस्टम का है। एडिशन में इस एक्ट को ऐड किया गया ने 11th शेड्यूल में, और टू द कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में पार्ट 9th एंड शेड्यूल 11th में इसको ऐड किया गया। और कितने इसके सब्जेक्ट बनाए गए, इट कंटेन 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ द पंचायत, फंक्शनल सब्जेक्ट्स ऑफ द पंचायत 29 बनाए गए। जैसे यूनियन लिस्ट में कॉन्करेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट होते, इसी तरीके से पंचायत के भी सब्जेक्ट बनाए गए फंक्शन करने के लिए, और कितने 29। ये एक्ट हैज गिवन ए प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कि आर्टिकल 40 डील करता है पंचायत से, और इसको प्रैक्टिकल शेप जब मिली आर्टिकल 40 को कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के एनफोर्स किया गया 24 जनवरी 1993 में, तब इसको प्रैक्टिकल शेप मिली। और विच सेज, क्या कहते हैं हम इसको, दैट स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडो देम with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। अपनी गवर्नमेंट का यूनिट को फंक्शन करने के लिए ये नेसेसरी हो गया था, इसका अथॉरिटी एंड पावर्स को उनको देना, यानी पंचायत को देना। ये एक्ट गिव्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही नहीं, एक गवर्नमेंट ही नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी प्रोवाइड किया गया। इट हैज ब्रॉट देम अंडर द प्रीव्यू ऑफ द जस्टिसाइएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये कॉन्स्टिट्यूशन का जस्टिसाइएबल पार्ट भी बनाया गया। इन अदर वर्ड्स, state government are under constitutional obligations to adopt the new Panchayati Raj system in accordance with the provisions of the act। Consequently, हुआ क्या कि neither the formation of panchayat nor the holding of elections, neither the formation of panchayat nor the holding of elections at regular intervals depend on the will of the state government anymore। ये सब सिस्टम की फॉर्मेशन ऑफ पंचायत और ना इलेक्शंस होल्ड करवाना रेगुलर इंटरवल्स पर, ये डिपेंड करता था स्टेट गवर्नमेंट की विल पर ज़्यादातर, क्योंकि ये स्टेट इलेक्शन कमीशंस ही इसको इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। सो ये प्रोविजन जो था एक्ट, ये कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, compulsory and voluntary। Compulsory means mandatory or obligatory। Provisions of the act
to be included in the state laws creating the new पंचायती राज system। और ये वॉलेंट्री प्रोविजन जो था, दूसरी तरफ अगर हम दूसरी शब्दों में अगर हम इसको देखें, ये इंक्लूड किया गया था एट द डायरेक्शंस ऑफ द स्टेट। और इसी तरीके से वॉलेंट्री प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो था ये इंश्योर किया गया था राइट्स ऑफ द स्टेट टू टेक लोकल फैक्टर्स लाइक ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर्स इनटू कंसीडरेशन। जबकि अडॉप्टिंग द न्यू पंचायती राज सिस्टम पर ये किया गया था। और इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको कहें, द एक्ट डज नॉट डिस्टर्ब द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस between the center and the state in the Indian federal system. It is a central law on a state subject, that is local government. The act does not encroach upon the jurisdiction of the state, which are given adequate discretionary powers with regard to the panchayats. तो ये एक्ट सिग्निफिकेंट करता है एक लैंडमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, और कंट्री में ये लैंडमार्क है, अचीवमेंट है, एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट हुई। और ये ट्रांसफ़र किया इसने, ये ट्रांसफर द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इनटू पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। पहले रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको पार्टी ट्रांसफ़र करके पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बनाया, और ये रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट हुआ था जिसने बिल्ड किया डेमोक्रेसी को एट द ग्रास रूट लेवल कंट्री के अंदर। So friends, these are the basic concept and introductions of the local self-government first Panchayati Raj system. Now the lecture is over. Tomorrow we will discuss about the silent features of the Panchayati Raj. What is the silent features of the Panchayati Raj system? Now the lecture is over, and please subscribe, share and like the channels and disseminate the information to every student in the country. So thank you very much. Wish you very all the best and Jai Hind.